हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। इसके पहले हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा, पैथोलॉजी के बारे में पढ़ा, पैथोफिजियोलॉजी की डिटेल देखी, क्यों होता है ये सारे रीज़न देखे। ईटियोलॉजी देखा, ईटियोलॉजी मतलब कॉज, किस कॉज की वजह से हो रहा है। अब आगे हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म की वजह से आपको हो रहा है सेल इंजरी। ठीक है। सेल इंजरी टू सेल इंजरी टू सेल में हैव मेनी कॉजेज, मतलब कि बहुत कॉज हो सकते हैं। जैसे हाई फीवर हो गया, उसकी वजह से इंजरी हो गई, या फिर बर्न इंजरी हो गई, फिजिकल इंजरी हो गई, बैक्टीरिया की वजह से एनोरेबिक रेस्पिरेशन हुआ फिर इंजरी हो गई। बहुत अलग अलग टाइप की इंजरीज होती हैं। और इंजरी जो होती है रिवर्सिबल होती हैं या इरिवर्सिबल होती हैं। अगर एक एग्जांपल मान के चले, हाइपोक्सिया कंडीशन, इस्कीमिया कंडीशन। इस्कीमिया क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी इज कॉल्ड इस्कीमिया। अगर इस्कीमिया कंडीशन आ जाती है तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा हमारे में, तो उसके कारण सेल इंजरी हो सकती है। अगर वो वापस से ऑक्सीजन सप्लाई हो गया, फिर सेल रिकवर हो गई, तो वो रिवर्सिबल होगा। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ किसी कारण की वजह से, इस्कीमिया कंडीशन में बॉडी है और सेल डेथ हो गई, तो वो इरिवर्सिबल होगा। कुछ कॉमन स्कीम होती है सेल इंजरी की, जैसे कि फैक्टर पर्टेनिंग टू इटियोलॉजिक एजेंट एंड होस्ट। जैसे कि कुछ फैक्टर हैं जो कि इटियोलॉजिक और होस्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि टाइप, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ इंजीरियस एजेंट। किस टाइप की इंजरी है, ड्यूरेशन कितना है इंजरी का, सीवियरिटी कितनी है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें कि अगर कोई केमिकल टॉक्सिन दे रहे हैं हम, उसके कारण अगर स्मॉल डोज में दिए, उसके कारण जो इंजरी हुई और फिर उससे रिकवर हो गई, तो वो रिवर्सिबल होगी। अगर लार्ज डोज में हम केमिकल टॉक्सिन दे देते हैं, जैसे कोई जहर खा लेता है, ज़्यादा डोज में जहर खा लेता है, तो क्या होता है, सेल डेथ होने लगती है, जिसके कारण आदमी की भी डेथ हो जाती है। ये किस में आएगा? इरिवर्सिबल में आएगा। सेकेंड टाइप क्या है? टाइप्स, स्टेटस एंड एडाप्टेबिलिटी ऑफ टारगेट सेल। किस टारगेट सेल पे आपकी इंजरी हो रही है। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम स्केलेटल मसल का। जो आपकी स्केलेटल मसल होती है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है किसके? एनोरोबिक कंडीशन झेलने के। अगर वही हम कार्डियक मसल लें, अगर कार्डियक मसल में अगर इस्केमिया कंडीशन आ गई, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे ये होगा कि सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी, वो कम ससेप्टेबल होती है उस कंडीशन के। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या होते हैं। देखिए, हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या होता है कि इस्कीमिया हुआ, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपका एटीपी प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहुंची नहीं, तो एटीपी प्रोडक्शन आपका कम हो गया। जिसकी वजह से क्या हुआ? इंट्रासेलुलर पीएच जो है आपका, वो डिक्रीज हो गया, जिसके कारण सेल डेथ हो गई। या फिर सोडियम पंप आपका डैमेज हो गया, उसकी वजह से इंजरी हो गई। सोडियम पंप डैमेज हुआ तो उसमें सोडियम अंदर रह गया, पोटेशियम बाहर रह गया, तो सेल के अंदर आइसोटोनिक जो होता है हीमोस्टेसिस, वो मेंटेन नहीं हुआ और वो मर गई सेल। फिर क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं छोटे छोटे, अगर आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, मान लीजिए ये राइबोसोम बन गया, ठीक है। राइबोसोम इस टाइप का बना दिए हम, ठीक है। इसमें अगर फिर हम हाइलाइटर पे गए और यहाँ पे पेन ले लिया और यहाँ पे डॉट डॉट, ऐसे डॉट, मान लीजिए ये तो लाइन खिंच जा रही है, तो डॉट पड़ गया उस पे। अगर वो डॉट क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है। अगर वो डॉट रप्चर हो गया या वहां से डिसोसिएट हो गया, तो वो क्या होगा वहां पे ये होगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस बंद हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? अल्ट्रा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस हो जाएंगे और रिवर्सिबल सेल डेथ हो जाएगी, अगर इस्कीमिया कंडीशन मेंटेन है। अगर वहां पे ऑक्सीजन मिल गया तो रिवर्सिबल होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो इरिवर्सिबल होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कुछ टॉपिक दिया है जिसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग अपने फिर टेक्स्ट बुक की मदद से उसको और डीपली पढ़ के समझने के काबिल रहेंगे। मैं यहाँ पर समझाने की चेष्टा करता हूँ सेल डैमेज कैसे हो रहा है।
हाइपोक्सिया कंडीशन आया, जिसके कारण आपका सॉरी हाइपोक्सिया कंडीशन आया, जिसके कारण ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन हुआ। ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन कहाँ हुआ? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? एटीपी का प्रोडक्शन स्लो डाउन होगा और आपका सोडियम पोटेशियम पंप, जैसा कि मैं पीछे बताया, वो फेल्योर होने लगेगा। फेल्योर होगा तो क्या होगा? सोडियम आपका अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और पोटेशियम बाहर रह जाएगा। पोटेशियम का फ्यूजन बाहर हो जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि वहां पे सेल स्वेलिंग हो जाएगी और जो आपका पंप है वो पंप काम नहीं करेगा, पोटेशियम बाहर रह जाएगा और सोडियम अंदर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? आइसोस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा और सेल स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे सेल डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियर डैमेज। न्यूक्लियर डैमेज क्या कैसे हो रहा है आपका? कि लो एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण अगर लो एटीपी कहें या फिर आप लो एएमपी कहें, ठीक है, हाई एएमपी कहें, ठीक है। फिर इसकी वजह से यहाँ पे तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी? ग्लाइकोजन की वजह से ग्लाइकोजन रैपिडली डिप्लीट होगा और एटीपी का प्रोडक्शन करेगा ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। वो ग्लाइकोलिसिस कैसी होगी? एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी। यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसके कारण एक्यूमुलेशन होगा लैक्टिक एसिड का या लैक्टिक एसिडोसिस का, जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इंट्रासेलुलर पीएच आपका चेंज होगा, कम होगा, गिरेगा और क्लम्पिंग हो जाएगी न्यूक्लियर क्रोमेटिन में। न्यूक्लियर के अंदर क्रोमेटिन होती है जिसकी क्लम्पिंग हो जाएगी, आप एचएपी में पढ़े होंगे ये। अब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैसे हो जाएगा, इसको मैं बताता हूँ। ये आप जैसे देख रहे हैं, साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ जाएगा आपका, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका जो होगा साइटोसोलिक आपका Ca2 कैल्शियम बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी हो जाएगी और सेल डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेक्रोसिस क्या होता है, अपोप्टोसिस क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। इस केस में आप देख के खुद पढ़ लीजिएगा और समझिएगा। अगर कुछ नहीं आपको समझ में आता है, उसके बाद आप मैसेज एक इनबॉक्स में हमारे ड्रॉप करिएगा, तो हम आपकी पर समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे या आपको कन्वे करेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट है राइबोसोमल डैमेज। राइबोसोमल डैमेज कैसे हो रहा है आपका? ड्यू टू कंटिन्यूअस हाइपोक्सिया मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस स्वेलअप। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका हाइपोक्सिया कंडीशन अगर लंबे समय तक मेंटेन है तो क्या होगा? ईआर जो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस स्वेल हो जाएगा, जिसके कारण जैसा कि मैं बताया हूँ, राइबोसोम का ग्रेन्यूल जो होंगे वो डीअटैच हो जाएंगे, ठीक है। राइबोसोम्स पिछले उसमें बताया था ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, जो कि अटैच होते हैं ईआर से, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वो वहां पे अटैच होते हैं, जो कि डी अटैच हो जाएंगे जिसकी हाइपोक्सिया की वजह से। फिर राइबोसोम क्या होगा? वो डिस्पर्स हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म में, और इनएक्टिव हो जाएगा और फंक्शन काम उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर साइमल्टेनियसली प्रोटीन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सेल स्वेलिंग की। ये नेक्स्ट हेडिंग है आपके सिलेबस में। सेल स्वेलिंग क्या होता है? सेल स्वेलिंग इनकैपेबल टू मेंटेन आयनिक एंड फ्लूइड हेमोस्टेसिस, मतलब कि जब हमारी सेल कैपेबल नहीं होती है आयनिक सिस्टम या फ्लूइड हेमोस्टेसिस बनाने के, तो क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन हमारा फेल्योर हो जाता है और पंप हमारा जो होता है वो खराब हो जाता है। इसके एविडेंस में क्या होता है कि सेल इंजरी हो जाती है, ठीक है। सेल इंजरी आपका अगर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर विद इन द सेल, अगर वाटर के एक्यूमुलेशन की वजह से हुआ तो हाइड्रोपिक इफेक्ट कहते हैं उसको। अगर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन हुआ, अगर वो फट गया, डीजनरेशन हो गया, रप्चर हो गया, तो क्या होगा? वेस्कुलर आपका साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, सेल इंजरी में पेन की मदद से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सेल इंजरी हो गई, ठीक है।
ये सेल खराब हो गई। सोडियम क्या हो रहा है, ये आपका सोडियम अंदर आ रहा है वाटर के साथ। आप मेरे ख्याल से एचएपी में पढ़े होंगे, जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो ये आप पढ़े होंगे कि सोडियम के साथ हमेशा वाटर चलता है। जब यूरिन सिस्टम की आप फिजियोलॉजी पढ़े होंगे तो उसी तरह सोडियम अंदर जाएगा तो उसके साथ साथ पीछे लग के वाटर भी जाएगा, तो अंदर वाटर चला गया और पोटेशियम बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, सोडियम अंदर ही रह गया और वाटर भी अंदर रह गया और पोटेशियम बाहर आ गया, तो पोटेशियम बाहर आ गया जैसे कि यहाँ की आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं। फिर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर का इंक्रीज हो जाएगा और वाटर अंदर भरना शुरू हो जाएगा। अब वाटर अंदर भरा तो क्या होगा, एक्सटेंसिव वैक्यूलेशन हो गया, जिसके कारण हाइड्रोपिक डिजनरेशन, जैसे कि मैं पीछे वाले स्लाइड में बताया था। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं डिस्टिंट सिस्टर्निया ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्वेलिंग हो जाएगी और सेल आपकी खराब हो जाएगी। फिर स्वेलिंग का क्या इफेक्ट, कहाँ का इफेक्ट आता है, स्वेलिंग का बेसिकली इफेक्ट आता है आपके लीवर पे, किडनी पे, पेनक्रियास पे, सारे सेल जितनी होंगी ऑर्गन होंगी बेसिकली सब पे आपका स्वेलिंग का इफेक्ट आता है। और स्वेलिंग का होने के बाद क्या कारण होते हैं, पैलर हो जाते हैं, जैसे आपकी स्किन क्या होती है, येलोइश कलर की, पेल कलर की दिखने लगती है, जैसे कि आपको पीलिया में आपकी स्किन दिखती है वैसे ही इसमें दिखती है। फिर आगे टर्गोर, टर्गोर में क्या होता है कि नॉर्मल रिजिडिटी ऑफ द सेल ड्यू टू प्रेशर अगेंस्ट पीएम। पीएम क्या होता है, किसी को गेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। वेरी गुड, अच्छा गेस किया आप लोगों ने। ठीक, तो यहाँ पे रिजिडिटी हो जाएगी और इंक्रीज वेट ऑफ ऑर्गन, मतलब कि ऑर्गन भी धीरे धीरे भारी होने लगेंगे। फिर इसकी ईटियोलॉजी, मतलब इसका क्या कारण है। अब पैथोजेनेसिस में हम ईटियोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब सेल स्वेलिंग की ईटियोलॉजी, क्या कॉज है। अब कॉज इसका क्या हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होता है जो टॉक्सिन करते हैं और सेल में स्वेलिंग करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। केमिकल की वजह से, केमिकल टॉक्सिन की वजह से हो गया, कभी कभी हाई फीवर की वजह से हो गया, बर्न की वजह से होता है, आप देखते होंगे कि फफोले पड़ जाते हैं बर्न होने के बाद, जिसको ब्लिस्टर भी इंग्लिश में कहते हैं। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक ग्लूकोज, जब बहुत ज्यादा आपका आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो आप देखते होंगे हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, तो अब फिर उसके बाद से स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाती है, वो रिवर्सिबल में आ जाता है। इसी के साथ ये क्लास हम खत्म करते हैं। अगर आपको और क्लास की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।